प्यारे बच्चों, आरजीटी इंटर कॉलेज विजयपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बायो और मैथ दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है समाकलन। हालांकि ये टॉपिक मैथ में है, लेकिन इसका प्रयोग फिजिक्स में भी बहुतायत से है। जगह जगह पर जहाँ हम फार्मूले ड्राइव करते हैं किसी भौतिक राशि के लिए, तो वहाँ पर समाकलन के नियम का प्रयोग किया गया है। खासकर बायो के बच्चों के लिए इस प्रकार के सूत्र जहाँ हम ड्राइव करते हैं जिसमें समाकलन का प्रयोग होता है, तो उनको बहुत समस्या होती है। तो आज हम यहाँ पर समाकलन कैसे किया जाता है और जो प्रारंभिक फलन होते हैं उनके समाकलन के विषय में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैथ और बायो दोनों स्ट्रीम के बच्चे ध्यान से देखेंगे और हम इसमें बहुत क्रिटिकल या बहुत कठिन फलनों को नहीं देखेंगे। इसमें हम प्रारंभिक जो फलन होते हैं, समाकलन के जो नियम होते हैं, उन फलनों को निकालने के लिए, उनका समाकलन करने के लिए उन्हीं फलनों पर विचार करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के पढ़ते हैं समाकलन। देखिए, जो समाकलन है ये कलन का एक भाग है। कलन में दो भाग होते हैं। कलन, इसको अंग्रेजी में कैलकुलस भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है अवकलन और दूसरा होता है समाकलन। अवकलन को अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन भी कहते हैं और समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। अब अवकलन का प्रयोग कहाँ पर होता है? अवकलन का प्रयोग भौतिक विज्ञान में एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम दूरी को समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें चाल मिल जाता है, या विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमें वेग मिल जाता है, और वेग को समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमें त्वरण मिल जाता है। तो इस तरह तो ये अवकलन हुआ। और समाकलन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? समाकलन का प्रयोग योग के रूप में किया जाता है। समाकलन का प्रयोग होता है योग के रूप में। योग को अंग्रेजी में सम भी कहते हैं। सम के रूप में किया जाता है। तो इस कलन का एक सिद्धांत होता है, मतलब कैलकुलस का सिद्धांत ये होता है कि अगर किसी फलन को हम पहले अवकलन कर दें और उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिले उस रिजल्ट का समाकलन कर दें तो हमें फिर से वही फलन मिल जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे f(x) कोई एक फलन है, इसका हमने अवकलन कर दिया। अवकलन करने पर मान लीजिए ये हमको f' मिल गया, और इस f' का अगर हम समाकलन कर दें तो हमें fx अर्थात फिर से वही फलन मिल जाएगा। तो ये एक कलन का सिद्धांत होता है।
अब बात आती है कि समाकलन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो समाकलन को, ये समाकलन का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर एक हम फलन लिखते हैं, कोई मान लो f(x) है, और आगे लिखते हैं dx। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन f(x) है, इस फलन का x के सापेक्ष, और ये समाकलन का चिन्ह है, इसका मतलब इस फलन का x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। या इसका मतलब क्या हुआ, फलन f(x) का समाकलन x के सापेक्ष। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये जो चिन्ह है समाकलन का, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आखिर कहाँ से आया। तो इस चिन्ह के पीछे भी एक कहानी है। एक कारण ये है कि जैसा कि अभी हमने बताया कि समाकलन का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, सम के रूप में, सम निकालने के लिए करते हैं। भौतिक विज्ञान में हम देखेंगे कि जहाँ पर हम सूत्र डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पर जहाँ सम निकालने की बात आती है तो ज़्यादातर जगहों में इंटीग्रेशन का या समाकलन का प्रयोग किया गया है। तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सम के लिए। तो इस सम का पहला अक्षर यस ले लेते हैं और इस यस के इन दोनों सिरों को पकड़कर खींच देते हैं। तो जब खींचते हैं तो ये इस तरह के रूप का बन जाता है। तो जो समाकलन का चिन्ह है ये इसी में से निकाला गया है। तो ये इसके चिन्ह के पीछे की एक कहानी थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब भी हम समाकलन करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाकलन करने के बाद हम एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं और पुस्तक में भी आपके समाकलन और अवकलन के जो सूत्र हैं वो एक साथ दिए गए हैं। वो चाहे भौतिक विज्ञान में देखिएगा, एक हमारे पास मैथ की बुक है तो इसमें देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक सूत्र लिखे हुए हैं, एक तरफ समाकलन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ अवकलन लिखा हुआ है। और अगर हम ध्यान दें तो जिस फलन का हम अवकलन करते हैं उससे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसी का हम समाकलन करते हैं तो हमें फिर से वही फलन मिल जाता है। तो ये समाकलन और अवकलन ये एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। अवकलन कर देंगे और उसके बाद प्राप्त रिजल्ट का समाकलन कर देंगे तो हमें वही रिजल्ट मिल जाएगा जो हम फलन लेके चले थे, या पहले अवकलन कर देंगे और फिर प्राप्त रिजल्ट का समाकलन कर देंगे तब भी हमें वही फलन मिल जाएगा जो हम लेके चले थे। जैसे ये जो चौथा नंबर है, a की पावर x का समाकलन क्या दिया हुआ है, a की पावर x अपॉन log a बेस c प्लस c। देखिए c जुड़ा हुआ है ना इसमें, और इसी a की पावर x अपॉन log a बेस e का जब यहाँ पर समाकलन किया, अवकलन किया गया तो हमें क्या मिल गया, a की पावर x। अर्थात a की पावर x का हमने समाकलन किया, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका हमने अवकलन किया तो हमें फिर से a की पावर x मिल गया। तो इसके सारे सूत्र इसी कलन के सिद्धांत पर ही आधारित है। अब हम बताने जा रहे थे कि कैसे क्यों समाकलन करने के बाद हम एक कांस्टेंट c क्यों जोड़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको एक उदाहरण से लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एक फलन हमारे पास है f(x) और इसकी वैल्यू है x² + 2। अब देखिए, सबसे पहले हम इस फलन का अवकलन करते हैं। तो अवकलन जैसा जानते हैं d/dx से रिप्रेजेंट करते हैं और x² + 2। तो पहले x² में d/dx लगा देंगे और उसके बाद 2 में d/dx लगा देंगे। अब जो x² का अवकलन होगा ये x की पावर n वाले सूत्र से होता है और इसका सूत्र होता है n x की पावर n - 1। तो n की जगह पर यहाँ 2 है तो 2 x की पावर 2 - 1 आ जाएगा। और किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है।
तो 2 से 1 घट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 घात लिखते नहीं, तो कुल मिलाकर इसका जो अवकलन आएगा वो आ जाएगा 2x। अब देखिए ये जो 2x हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, अब हम इसका समाकलन करने जा रहे हैं। 2x का x के सापेक्ष समाकलन। तो 2 जो कांस्टेंट टर्म है, चर के साथ गुणे में है, इसको बाहर कर लेते हैं, अर्थात हमें x का समाकलन करना है और यहाँ पर x की पावर 1 कह सकते हैं। तो अभी जो सूत्र हम दिखा रहे थे तो उसमें सूत्र है x की पावर n dx का, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। तो ये क्या बन गया 2 और x की पावर 2 बाई 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए हम फलन लेके चले थे x स्क्वायर प्लस 2, जब इसका हमने अवकलन किया तो हमें रिजल्ट मिला 2x और 2x का जब हमने समाकलन किया तो हमें मिला x स्क्वायर। यहाँ पर हम फलन लेके चले थे x स्क्वायर प्लस 2 और अंत में हमें फलन मिल रहा है x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कलन का सिद्धांत है वो फेल हो रहा है। जो कलन का सिद्धांत हमने बताया कि अगर कोई फंक्शन फलन f(x) है उसका हम अवकलन कर दें और जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो उसका समाकलन कर दें तो हमें पुनः वही फलन मिल जाना चाहिए जो हम लेके चले थे। जैसा अभी हमने पुस्तक में दिखाया, जो सूत्र लिखे थे, पहले समाकलन किया हुआ था और फिर जो समाकलन में आंसर आ रहा था उसका अवकलन किया गया था तो हमें वही फलन मिल रहे थे। तो यहाँ पर फलन x स्क्वायर प्लस 2 था, लेकिन ये प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमें फलन मिला है x स्क्वायर। तो यहाँ पर कलन का जो सिद्धांत है वो फेल हो रहा है। तो पाया ये गया कि यहाँ पर किस तरह के फलन हैं जो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखिए, x स्क्वायर तो मिल रहा है लेकिन 2, ये 2 नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो इस 2 की पूर्ति के लिए ही हम समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म c जो है इसमें ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ गई कि समाकलन करने के बाद c क्यों जोड़ते हैं? ठीक है, तो अब चलिए इसकी प्रश्नावली देखते हैं। समाकलन की पहली प्रश्नावली 7.1। अनिल कुमार यादव सूरज, क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न्स, समाकलन इंटीग्रल्स के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। प्रश्नावली 7.1। तो मैं यहाँ पे 7.1 को लेकर आया हूँ। अभी मैं डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा ब्रेक किया हूँ क्योंकि उसका बहुत सारे मैंने वीडियो बना दिए हैं, आप कहीं देख सकते हैं, उसको भी वीडियो मैं बनाकर दे दूंगा। लेकिन समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बनाना शुरू किया हूँ। तो सबसे पहले हम उस स्टूडेंट को बता देना चाहते हैं कि समाकलन यदि जिसको कठिन लगता है समाकलन, तो वो स्टूडेंट एकदम से कह लीजिए वो बेफिक्र हो जाए कि समाकलन कठिन होता है। एकदम कठिन नहीं होता है, एकदम सरल होता है, सिंपल होता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं सच में कठिन होता है तो इसको हम इतने बेसिक नियम से बताएंगे आपको कि आपको समझ में आ जाएगा कि समाकलन कितना सरल होता है। हो सकता है इसके लिए 2-3 वीडियो बनाया जाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ समाकलन बहुत ही सिंपल होता है, इसको आप कर सकते हैं। यदि आप पढ़ने में तेज हैं, समाकलन समझ में आता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। लेकिन जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए समाकलन मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए समाकलन को बताने से पहले कुछ ऐसे फॉर्मूले बता देते हैं और कुछ ऐसे नियम बता देते हैं जो आपके ऊपर निर्भर हो जाए कि नहीं ये ऐसा होता ही होता है। जैसे पहली चीज हम बात करें तो कभी भी किसी भी चीज का समाकलन अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इंटीग्रल x स्क्वायर dx, अगर इसका हम समाकलन निकालते हैं तो जो आंसर आता है हमारा, ठीक है, वो आता है अवकलन के रूप में। कह लीजिए अवकलन और समाकलन। अवकलन मीन्स अवकलन और समाकलन मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल्स। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ये मतलब अगर समाकलन का हम करेंगे हल तो आएगा अवकलन, अवकलन का हल करेंगे तो आएगा समाकलन। कैसे, चलिए इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिया है x स्क्वायर dx, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आ जाएगा x की पावर 3 के पावर 3। अब ये कैसे आया इसके लिए तो हम आगे बताएंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब इस चीजों का हम करते हैं अवकलन। ये चीजें जो आया ये हमारा अवकलन आया तो हम क्या करते हैं d/dx x की पावर 3/3, इसका हम अवकलन करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं 1/3 x की पावर
3, ये है डी बाई डी एक्स। फिर क्या करते हैं, अब जो पावर है उसको हल कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स 1/3 इंटू 3x²। 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, हमारा आ जाएगा सीधे x²। मतलब कहने का अर्थ तो वही हुआ कि हमने इंटीग्रेशन x² का हल किया तो आया x⁴3 और इसका मैंने इंटीग्रेशन से अवकलन किया तो हमारा आ गया x²। और x² मतलब ये सीधे समाकलन का ही आ गया। इससे आपको कंफर्म पता चल गया कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका समाकलन किए तो अवकलन आ गया, इसका अवकलन किए तो समाकलन आ गया। ये चीजें समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। और दूसरी चीजें, यदि आप अवकलन नहीं अभी तक पढ़े हैं, अवकलन नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप अवकलन नहीं पढ़ेंगे तो समाकलन थोड़ा कम समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आती है, आती है समझ में। तो अवकलन देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा अवकलन, हिंदी में लिखिए अवकलन, मेरा वीडियोस मिल जाएगा। उसमें 27 मिनट का वीडियो है। 27 मिनट के वीडियो में मैं गारंटी देता हूं आपको वो सारे टॉपिक बता दिया हूं जो अवकलन में हल किए जाते हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा सबसे पहले 27 मिनट का वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए अवकलन, आपको पहला वीडियो मेरा ही मिलेगा, आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं समाकलन को स्टार्ट करना। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ समाकलन में प्रयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला। मैं सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला की ही बात करूंगा। सभी फार्मूले को मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फार्मूला आता है ये सबसे मोस्ट होता है क्योंकि इस फार्मूले से अक्सर हर एक सवाल लगाया जाता है। इंटीग्रेशन x⁴n dx, इसका जो फार्मूला होता है x⁴n का मतलब कोई भी रह सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 n नंबर है, कोई भी रह सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x⁴n + 1 अपान n + 1। इतना करने के बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे +c लगाना है, कांस्टेंट c। अब ये c क्यों लगाते हैं, अक्सर सभी लोग पूछते हैं ये c क्यों लगाते हैं, क्योंकि अब जब अवकलन करते हैं तो वहां पे कांस्टेंट 0 मानते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट को 1 मानते हैं, इसलिए यहाँ पे c लगाया जाता है। अब इसके लिए पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप किसी और वीडियो में देख लीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगा कि क्यों c लगाया जाता है। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला जो और यूज होता है वो होता है e⁻x dx। तो e⁻x का अवकलन कीजिए चाहे समाकलन कीजिए, दोनों का दोनों e⁻x ही आता है। जब समाकलन करेंगे तो उसमें c जोड़ना पड़ेगा। ये दूसरा फॉर्मूला है। बाकी एक और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log x + c। ये है। तो आप समझ गए, ये 3 सबसे मेन फॉर्मूले हैं जो आप यूज करेंगे, हर एक सवाल में कभी कभी लगाया ही जाता है। बाकी जो फॉर्मूले मैं आपको अभी दिखा देता हूं, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए वो कौन से फॉर्मूले हैं। तो यहां से ध्यान से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, दूसरा बता दिया और तीसरा ये बता दिया। 3 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया जो महत्वपूर्ण यूज होते हैं। फिर उसके बाद 14 फॉर्मूला है a⁻x का, ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। 5वां नंबर ये है, 6 नंबर ये है। sin x का -cos x होता है, cos x का sin x होता है। अब +c हमेशा लगाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद बाकी सब देख लेते हैं कौन कौन सा मेन फॉर्मूला इसका आता है। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो मैं यहाँ पे आपको और दिखा देता हूँ जो मेन फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 19 फॉर्मूले हैं। इस 19 फॉर्मूले को आपको नोट करना है तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। और भी आपको फॉर्मूले दिखा देते हैं जो समाकलन के लिए अक्सर यूज किए जाते हैं। फॉर्मूले दिखाने के बाद मैं आपके सीधे 7.1 को शुरू करता हूँ। यह है 20वां नंबर। 20वां नंबर है इंटीग्रेशन tan x dx का होता है -log cos x + c, या कह सकते हैं log sec x + c। तो ये 20 नंबर है, 21, 22 ऐसे आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको नोट कराऊंगा तो बाकी समय लग जाएगी, मुझे क्वेश्चन भी आपको बताना है। तो आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा जो नोट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे 30 फॉर्मूले और 31 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। 31 फॉर्मूले आप देख लीजिएगा और यहाँ पे हम बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आपको ये सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 7.1 से। पहला क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, निम्न फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा कीजिए। इसके कहने का मतलब है आपको प्रति अवकलज करना है, मतलब अवकलज के साथ साथ आपको समाकलन करना है और वो भी निरीक्षण विधि द्वारा। आपको ये भी पता करना है कि दोनों अवकलन समाकलन दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये भी निरीक्षण करने के साथ साथ आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है sin 2x। अब इसका हमें अवकलन करना है तो हम जानते हैं एक चीज, लिख सकते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं। ये कब लिखते हैं, जब हमें पता होता है कि ये चीजें होती है। जैसे d/dx cos 2x,
मतलब cos 2x है, यदि अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन, अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो वो आता है -2 sin 2x। ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता होना चाहिए? जब आप अवकलन पढ़े होंगे तब। मैंने आपको बता दिया, अवकलन नहीं पढ़े तो पहले उसको देख लीजिएगा फिर ये वीडियो देखिएगा। तो अवकलन इसका होता है ये। तो हमें निकालना है क्या? sin 2x का। तो sin 2x को निकालेंगे, लेकिन -2 बच रहा है तो इसको हम इस साइड भेज देते हैं। तो लिखेंगे -1/2 डी बाई डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू, अब इधर हो जाएगा sin 2x। तो देखिए sin 2x का अवकलन हमारा ये मिल गया। sin 2x क्या है हमारा? इंटीग्रेशन के रूप में ये। तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 cos 2x। तो यहाँ पे अब फाइनली हमें जो लिखना है इंटीग्रेशन sin 2x dx, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना था। sin 2x dx इज इक्वल टू क्या मिल गया? -1/2 cos 2x। ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसके बाद +c लगाना मत भूलिएगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। सिंपल है। यदि इसका अवकलन करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आंसर। तो हमें अवकलन नहीं करना है, इसका समाकलन मैंने किया तो ये आ गया अवकलन के रूप में। समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन को समझिए, हो सकता है वहां पे आपको समझ में आ सके। दूसरा क्वेश्चन इसका दिख रहा है cos 3x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन cos 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या होगा इसके पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे मैंने अवकलन के लिए यूज किया था उसी तरह यहाँ पे फिर मानेंगे। हम जानते हैं d बाई डी एक्स, किसका? sin 3x का। क्योंकि यदि cos 3x है तो उसके विपरीत लेंगे sin 3x, क्योंकि हमें पता है sin 3x का ही अवकलन के रूप में वो आ सकता है। तो sin 3x का जो अवकलन होता है वो होता है 3 cos 3x। ठीक है, ये होता है इसका अवकलन। किसका? sin 3x का अवकलन होता है 3 cos 3x। ये तो होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? cos 3x केवल चाहिए। देखिए cos 3x, तो 3 को हम क्या करेंगे? इस साइड भेज देंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा? 1/3 डी बाई डी एक्स साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x। ये चीजें मिला। कहने का मतलब cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये चीजें मिल जाएगा आंसर के रूप में। तो लिख लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 3x इज इक्वल टू 1/3 साइन 3x और +c लगाना मत भूलिएगा। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा तरीका आपको समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा है e⁻² 2x। अब इसका हमें समाकलन करना है इंटीग्रेशन e⁻² 2x dx का कि क्या होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं d बाई डी एक्स। अवकलन समाकलन दोनों समान होता है कब? जब e⁻x होता है। तो वही चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। d बाई डी एक्स e⁻²x। अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2e⁻²x। लेकिन हमें ये 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल e⁻²x। देखिए e⁻²x चाहिए तो इस 2 को हम डिवाइड कर लेंगे। 1/2 डी बाई डी एक्स e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x। अब ये चीजें हमारा कहाँ पे है? ये चीजें, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन के स्थान पे हमने ये रख देना है। देख लीजिए, लिखेंगे e⁻²x dx इज इक्वल टू क्या मिला है? 1/2 e⁻²x। अब +c लगाना मत भूलिएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब हमें इसका करना है समाकलन। तो पहले हम करेंगे इसका अवकलन d बाई डी एक्स ax प्लस बी के पावर 3 लगाएंगे। क्योंकि 2 क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि 3 करेंगे तो इसका अवकलन हमारा एक पावर यहाँ पे आगे आएगा तो एक पावर घटता है अवकलन में, तो इसलिए ये 2 मिल जाएगा। इसलिए हम इसका अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? मिलेगा 3a ब्रैकेट में ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ये चीजें आपको अवकलन आना चाहिए। मैंने आपको बार बार बता दिया है। अवकलन देखने के लिए आप अवकलन सर्च कीजिएगा, मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। अवकलन करने के बाद आप इसको देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर बता देता हूँ। तो ये चीजें मिल गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए? ax प्लस बी के स्क्वायर चाहिए, ax प्लस बी का स्क्वायर चाहिए। मतलब ये चीजें नहीं चाहिए, 3a। तो 3a को हम भेज देते हैं इस साइड। तो 1/3a डी बाई डी एक्स ax प्लस बी का पावर 3 इज इक्वल टू क्या है? इधर ax प्लस बी के होल स्क्वायर। ये बचेगा इस साइड। तो हम कह सकते हैं कि इसके स्थान पे हम ये रखेंगे। तो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के रूप में लगा के, इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3a और ax प्लस बी का होल क्यूब अब प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
नंबर 5 में लिखा है साइन 2x माइनस 4e⁻3x। अब देखिए इसमें दो पद दिख रहे हैं, पहला पद ये दिख रहा है, दूसरा पद ये दिख रहा है। इस दो पद को क्या करना है, अलग अलग से हमें पहले अवकलन के रूप में हल करना है, फिर दोनों को कंबाइन कर लेना है। तो ठीक है, पहले हमें इसको हल करना है। तो हम जानते हैं d/dx, ये साइन x के है तो हमें क्या लेना है, cos 2x, क्योंकि अवकलन करेंगे तो cos का साइन आता है। तो इसको हल करते हैं अवकलन के रूप में, तो हमें मिल जाएगा -2 साइन 2x। तो साइन 2x तो हमारा यहाँ पे है, लेकिन -2 हमें नहीं चाहिए तो इसको भेज देते हैं। तो -1/2 cos 2x इज इक्वल टू क्या है, साइन 2x। ठीक है, ये चीजें तो पहले के लिए हो गया। तो पहले इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में बना लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन 2x dx इज इक्वल टू क्या मिला है, -1/2 cos 2x अब प्लस एक c1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पहले पद के लिए। अब दूसरे पद के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद हमारा है 4e⁻3x, ये दूसरा पद है। दूसरे पद के लिए निकालते हैं। तो d/dx हमारा क्या था, 4e⁻3x था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मानना है e⁻3x। 4 से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 4 तो हमारा ऑलरेडी इसमें लगा लेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3e⁻3x, या इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/3e⁻3x। ये चीजें या e⁻3x, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये चीजें तो हमें मिल गया। अब देखिए e⁻3x बराबर ये मिल गया। तो इस चीजों को हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के रूप में लिखना है। तो इंटीग्रेशन e⁻3x dx इज इक्वल टू क्या मिला, 1/3e⁻3x, 1/3e⁻3x। अब इसको मान लेते हैं c2। अब दोनों पद को हमें रख लेना है। तो पहला पद का हमारा ये इंटीग्रेशन आया, दूसरा पद का हमारा ये इंटीग्रेशन आया, इन दोनों को कंबाइन कर लेना है। तो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e⁻3x। ये टोटल का हमें इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, साइन 2x माइनस 4e⁻3x, इन सभी का इंटीग्रेशन हमें करना था dx इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया था, पहले का आया था -1/2 cos 2x। ये पहले पद का आया था साइन 2x का। अब दूसरे का जो आया था ये चीजें e⁻3x का हमारा ये चीज आया था। तो पहले 4 था तो 4 को हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -4 अब बटे 3 e⁻3x। ये चीजें हो गया टोटल का टोटल, लेकिन प्लस इसके बाद क्या लगाना है, इसके बाद हमें केवल c लगाना है। अब आप कहेंगे c1 c2 कहाँ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में c इज इक्वल टू c1 प्लस c2, c1 c2 दोनों मिलाकर ही c ये बनाया गया है। तो आप समझ गए, ये आ गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से अभी को सवाल आना शुरू किया है, जैसा कि आप इंटीग्रेशन लगाना चाहते हैं। समाकलन को हल कीजिए, इंटीग्रेशन 4e⁻3x + 1 dx। अब यहाँ पे हमें कोई भी अवकलन वगैरह की तरह नहीं मानकर लगाना है, क्योंकि इसमें नहीं बोला है कि प्रति अवकलज से हल कीजिए और निरीक्षण कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बोला है समाकलन को हल कीजिए। ये समाकलन हमारा है, इसको हल करना है। तो देखिए क्या करना है, इसमें दो पद है, पहला पद ये, दूसरा पद ये। इन दोनों पदों में हमें dx से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कर लेते हैं। हमारा 4 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। e⁻3x उसके साथ साथ dx अब प्लस फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, 1 के साथ dx गुणा करेंगे तो आ जाएगा केवल dx। अब इन दोनों का हमें अलग अलग समाकलन कर लेना है। इसका समाकलन अलग करेंगे, इसका समाकलन अलग करेंगे। तो हम जानते हैं 4 e⁻3x का मैंने अभी क्वेश्चन को हल किया था, तो उसका जो समाकलन आया था वो आया था 1/3e⁻3x। तो 1/3 जो आएगा उसको 3 को नीचे कर लेते हैं और e⁻3x, ये हो गया पहले का समाकलन। अब प्लस dx का समाकलन क्या होता है, केवल x होता है। उसके बाद प्लस c कॉन्स्टेंट्स के लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। तो पहले x² को दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा, x² माइनस x² इंटू 1/x²। ये चीजें मिल गया इन टोटल का dx, ये चीजें होगी। अब देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन x² माइनस 1 dx। ठीक है, ये करने के बाद हमें देखना है कि दो पद हैं या एक पद। तो देखिए एक पद ये है, दो पद ये, तो ये दो पद है, दोनों के बीच में प्लस या माइनस लग जाए तो आप समझ जाइए कि दो पद हैं। तो एक एक दो पद, अब दोनों पद को अलग अलग हमें समाकलन करना है। तो पहले के लिए हो जाएगा x² dx, बीच में माइनस, फिर
1 में गुणा करेंगे dx का तो हो जाएगा dx। अब देखिए दो अलग अलग समाकलन आ गया, इस दोनों समाकलन को हमें अलग अलग कर लेना है। तो x की पावर 2 है तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन x की पावर n इजिकल टू होता है x की पावर n+1 अपान n+1। ये बताया था, मतलब कहने का ये अर्थ है जो पावर है उसमें एक बढ़ा लीजिए, वही पावर नीचे लिखना है। तो 2 पावर था उसमें एक बढ़ा लिया मैंने और वही पावर हमें नीचे लिखना है, लिख लिए। अब माइनस dx का समाकलन हमेशा x होता है, अब प्लस c लगा देते हैं, ये कह सकते हैं डायरेक्ट हमारा आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c dx। तो सभी को अलग अलग हमें करना है क्योंकि इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, बीच में प्लस लगा है ना, इसलिए 1 2 3 पद हैं, तो तीनों को अलग अलग हमें dx से गुणा कर लेना है। तो इंटीग्रेशन ax² dx अब प्लस इंटीग्रेशन bx dx अब प्लस इंटीग्रेशन c dx। ये चीजें मैंने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा कॉन्स्टेंट्स मिलेगा उसको बाहर कर लेना है। जैसे ये a है, b है, c है, ये हमारा कॉन्स्टेंट्स है, इसको बाहर करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इंटीग्रेशन x² dx अब प्लस इसमें b बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन x dx अब प्लस इसमें c को बाहर करेंगे तो हमारा केवल मिल जाएगा dx। अब हमें समाकलन करना है, करते हैं। तो a x² का समाकलन एक पावर बढ़ा लीजिए, वही पावर नीचे लिखिए, अब प्लस b इसमें भी एक पावर बढ़ा लीजिए तो हमारा हो जाएगा x² बटे 2 अब प्लस c हमारा है, dx का समाकलन होता है x और टोटल का क्या लगाएंगे c कॉन्स्टेंट्स के लिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e पावर x dx। तो हमें दोनों को, दो पद है, एक एक दो पद, दोनों में dx का मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 2x² dx अब प्लस e पावर x dx। अब इसमें देखना है जो कांस्टेंट रहेगा इसको बाहर करना है। जैसे हमारा 2 दिख रहा है इसको बाहर करेंगे, कांस्टेंट मतलब अचर पद, 2 को बाहर करेंगे मिल जाएगा x² dx अब प्लस e पावर x dx। ये करने के बाद हमें अब समाकलन कर लेना है। तो 2x² का मतलब x के पावर 3 कर देंगे और यहाँ पे 3, एक पावर बढ़ा देना है और वही पावर नीचे, अब प्लस e पावर x का समाकलन और अवकलन दोनों समान ही होता है तो लिख सकते हैं e पावर x अब प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या है लिखा है, इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन a² मीन्स √x का स्क्वायर, a² अब प्लस 2ab लिख लेते हैं, 2√a और b हमारा क्या है 1/√x। ये हो गया 2ab और माइनस b², a² यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, a² माइनस 2ab अब प्लस b², 1/√x का होल स्क्वायर, ये टोटल है। उसके बाद लगाना है dx। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, लगाने के बाद dx कर लिया। अब देखिए √x² का x स्क्वायर करेंगे तो केवल x, अब माइनस ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और प्लस 1/ केवल x आ जाएगा, इन टोटल का dx। ठीक है, अब इसके बाद हमें समाकलन सभी का करना है बारी बारी से। तो करेंगे पहले x dx माइनस 2 को बाहर करेंगे, केवल dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है, ये चीजें मिल गई। अब सभी को बारी बारी से कर लेना है। x dx का हो जाएगा x²/2 अब प्लस dx का केवल x होता है तो x लिखेंगे, साथ में 2 है तो लिखेंगे 2x माइनस 1/x dx का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, वो फॉर्मूला होता है log x का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे log x अब प्लस c लगाना मत भूलिएगा क्योंकि c हमारा क्वेश्चन हमेशा लगा रहता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन को बताना जरूर चाहूंगा। 10 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, 11वें क्वेश्चन से देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दे दिया जाएगा, या वीडियो के अंत में जाइएगा। अभी वीडियो खत्म होता है तो उसके अंत में आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, उस नेक्स्ट पे क्लिक करके अगला वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।